हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी पुलिस या लेखपाल जहां भी आपके साइंस पूछा जाता है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रेगुलर बेसिस पे चलता है, तो जो है इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों या 20 जो है जितने भी प्रश्न हो पाते हैं उनको जो है देखते हैं और साथ में उनके बारे में जो है और भी फैक्ट को ही बताते चलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित होने वाला ऊर्जा कौन सी, यानी जल विद्युत जो है जिससे जहाँ पर जल जो है विद्युत में परिवर्तित होता है उसमें कौन सी ऊर्जा जो है विद्युत में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो जल विद्युत गृह में जल विद्युत गृह होता है वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे बांध बना जाते हैं और ऊपर से जो है जल जो है टरबाइनों पर गिरता है। तो टरबाइन क्या होते हैं, घूमते हैं। तो वहाँ पर जो है टरबाइन घूमकर जो है घूमते हैं और मशीनें, मोटरें जो होती हैं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो है ऊर्जा को फिर क्या बदलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो लोग विद्युत ऊर्जा में विद्युत मोटरों के द्वारा जो है विद्युत जल विद्युत गृह में जो है परिवर्तित किया जाता है। कौन से, यांत्रिक ऊर्जा को जो है परिवर्तित करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है, यानी जब ऊपर हथौड़ा हम लोग उठाते हैं उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, मांसपेशी ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो जब ऊपर हथौड़ा उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा क्या, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा। तो जो है धनुष को जब खींचकर हम छोड़ते हैं तो जो तीर में है, तीर को जब छोड़ते समय उसकी जो है गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग नहीं है, बहता हुआ जल नहीं है, एक उठाया गया हथौड़ा नहीं है, फिर बांध में संचित किया गया जल नहीं है। तो स्प्रिंग भी है, एक उठाया गया हथौड़ा भी है और संचित जल नहीं, जबकि बहता हुआ जल जो है एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति को, संवेग को, ऊर्जा को, बल को। तो न ही उत्पन्न किया जा सके और न ही नष्ट किया जाए, वो क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। संवेग की बात करें तो P बराबर क्या होता है, m भी होता है, यानी मास यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। शक्ति की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहा जाता है। बल क्या होता है, बल F बराबर m भी होता है। क्या होता है, F बराबर ma होता है, ma, यानी मास और उसके एक्सीलरेशन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल। बल क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ देते हैं गिरने के लिए तो क्या गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, फिर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब किसी वस्तु को जो है मुक्त रूप से छोड़ देते हैं गिरने के लिए तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा में जो है वृद्धि आती है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप में जो है रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो साइकिल चलाते समय जो है कौन सी जो है किस में परिवर्तित होता है, तो साइकिल चलाते समय जो है रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में, फिर पेशी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारे छोड़ता है तो ऊपर जाता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, घटती है और स्थिर रहती है, अनंत रहती है, फिर बढ़ती है। तो जब गैस के गुब्बारों को ऊपर छोड़ेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, क्योंकि U बराबर क्या होता है mgh होता है, mgh यानी जितना हाइट बढ़ेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, यानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में क्या सोना होता है, चांदी होता है, गैलियम होता है या फिर जर्मेनियम जो है होता है। तो सामान्य ताप पर जो गैलियम है यह जो है द्रव अवस्था में होता है, बाकी आपके तीनों क्या होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। जर्मेनियम की बात करें तो ये एक अर्धचालक है, आपके सोना चांदी जो है क्या है चालक है, ये जो इनका है तन्य धातु होता है। सोना सबसे तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोने से जो है वो कितने लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा जो है तार जो है खींचकर तानकर बनाया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। आघातवर्धनीयता कहते हैं, कठोरता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, फिर धात्विक चमक कहते हैं। तो धातु के जो है चमकदार सतह जो होती है उसको जो धात्विक चमक कहते हैं। तन्यता क्या जिसको तान कर खींचा जाता है। कठोरता क्या है जब उसको जो है पीटने पर जो है बहुत हार्ड हो यानी टूटे न जल्दी, उसकी कठोरता होती है। आघातवर्धनीयता उसको पीटकर चादर के रूप में देना क्या है आघातवर्धनीयता कहलाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अधातु जो कक्षीय ताप पर तरल होती है यानी रूम टेम्परेचर पर जो है तरल अवस्था में होती है, वो कौन सा अधातु है, क्या पारा है, ब्रोमियम है, कैल्शियम है या फिर सल्फर है। जो है बात करें अधातु जो कच्चे यानी रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होती है वो कौन सा है, तो आपका तरल अवस्था में कौन सा है तो सल्फर है। कौन सी, सल्फर जो है वह रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक खाली स्थान एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। ब्रोमियम, पारा, बोरान या फिर क्लोराइड। तो एकमात्र जो है वो कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो ब्रोमीन जो है एकमात्र तरल जो है धातु है जो तरल अवस्था अधातु है जो तरल अवस्था में होता है। पारा एकमात्र धातु है जो भी तरल अवस्था में होता है। ब्रोमीन की बात करें तो इसे पौष्टिक तत्व भी कहते हैं पौधों का जो है ब्रोमीन को। क्लोरीन की बात करें तो पानी की सफाई के लिए जो है क्लोरीन को जो है विरंजक चूड़ के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोलर पैनल जो है
में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर या फिर कॉपर। तो सोलर पैनल की बात की जाए तो इसमें सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का जो है उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक अर्धचालक है जिससे जो है क्या है, चालक और अचालक दोनों का गुण इसमें उपस्थित होता है। कॉपर की बात करें तो इंसान के द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो आपकी बात की जाए सबसे पहली धातु इंसानों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा था? तो कांसा धातु था। जो है ये जो किसका मिश्रण होता है? तो जो है टीन और कॉपर का मिश्रण होता है कांसा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सीसा है, ब्रोमियम है, सोना है या फिर सिलिकॉन है। तो इसमें से कौन सा एक जो है उपधातु है? तो उपधातु की बात करें तो इसमें से आपका उपधातु कौन सा है? तो उपधातु आपका कौन सा है? सिलिकॉन जो है एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की बात की जाए तो उपधातुओं की जैसे आपका बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ये सभी क्या हैं? आपके उपधातु या इन्हें भी अर्धचालक भी कहा जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खाली स्थान को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। मिश्र धातुओं को कहते हैं, यौगिकों को कहते हैं, अधातुओं को या फिर मिश्रणों को कहते हैं। तो जो ऋणायन बनाते हैं और उनको है ऋणावेशित कहा जाता है। तो किनको ऋणावेशित कहते हैं? तो ऋणावेशित जो है अधातुओं को कहा जाता है क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करते हैं और वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में उनको जाना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होते हैं उनको जो है वैद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है। वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? ये ध्वन्यात्मक यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आघातवर्धनी यानी इनको जो पीठ का चादर के रूप में बनाया जा सकता है, अर्धचालक होते हैं या फिर तन्य होते हैं। तो कौन सा इसमें से गुणधर्म है जो है उपधातुओं या अधातुओं का अर्धचालकों का होता है? तो क्या होते हैं? ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं। यानी आधा तो गुण चालक का होता है, आधा अर्धचालक का अचालक यानी कुचालक का होता है, इसलिए इसे अर्धचालक कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पादप कोशिकाएं में कोशिका भित्ति में क्या होती है? जो पादप कोशिकाएं हैं उसकी कोशिका भित्ति क्या बाहरी प्रभावों से सुरक्षा के लिए होती है, उनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है या फिर आनुवंशिक पदार्थ की सुरक्षा हेतु होता है। तो पादप कोशिकाओं की बात की जाए तो ये कोशिका भित्ति क्यों होती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है ये पादप की कोशिकाओं को जो विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव जो हैं उनसे बचाने के लिए होता है, यानी बाहरी प्रभावों से सुरक्षा के लिए होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान में रसधानियाँ मुख्यतः बड़े आकार की होती है। तो किनमें जो है रसधानियाँ बड़े आकार की होती है? जीवाणु में, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं या फिर पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में। तो रसधानियाँ बड़े आकार में जो है पादप की कोशिकाओं में होती हैं। किसकी कोशिकाओं में होती हैं? पादप कोशिकाओं में जो है बड़े आकार की रसधानियाँ होती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या गोल्जी का मदद करता है, केंद्रक करता है, लाइसोसोम करता है या फिर प्लास्टिड करता है? जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन मदद करता है आपको ये बताना है। तो प्लास्टिड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद
करता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। वहीं बात करें केंद्रक के जो है सूचना का संग्रहण करता है और गोल्गी काया में जो है खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है। प्लास्टिड में जो है क्लोरोफाइट्स होते हैं जो क्लोरोफिल में जो है हरित लवक उपस्थित होता है, जिसकी उपस्थिति में जो है हरित लवक की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है। तो बाह्य आवरण जो कठोर आवरण है इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वर्णनात्मक पारेगम झिल्ली कहते हैं, कोशिका आवरण कहते हैं या फिर कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें होमवर्क में जो है कमेंट के जो है बताएंगे। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।